हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा ऑनलाइन पे। और आज हमारा टेस्ट हुआ है नीट ट्रायल सेकेंड टेस्ट था हमारा आज। और हम डिस्कस करेंगे इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। उम्मीद है आप लोग पेपर अच्छे से दे रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 21.75 ग्राम MnO2 है ऑन रिएक्शन विथ HCl फॉर्म 2.8 लीटर Cl2 at STP। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2, मतलब ये जो हम MnO2 ले रहे हैं ये 100% प्योर नहीं है। ठीक है, जो ये है 21.75 ग्राम MnO2 ये 100% प्योर नहीं है। एटॉमिक वेट Mn का इतना दिया है, देखो हमारे पास ये कितना है 21.75 ग्राम। क्या है ये? इम्प्योर है, इम्प्योर है। इससे हमारे पास कितना बन रहा है 2.8 लीटर क्लोरीन बन रही है एट एसटीपी पे। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले मोल निकाल लो 2.8 का। ठीक है, क्लोरीन के मोल निकालो। मोल इक्वल टू, अगर वैल्यूम दिया जाता है तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं 22.4 से डिवाइड करते हैं। कब? एसटीपी पे, जब कंडीशन दी गई हो एसटीपी या एनटीपी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 1/8। हमारे पास मोल कितने आ गए 1/8 मोल, मतलब Cl2 के कितने 1/8 मोल बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से 1/8 मोल कितने इसके वेट से बन रहा है ये निकाल लेंगे पहले। ये तो इम्प्योर है ना, इम्प्योर है ये, इसका कुछ ही पार्ट ही ये बना रहा होगा, 100% तो बना नहीं रहा होगा। तो हम पता करते हैं ये पहले कि इसका कितना पार्ट 1/8 मोल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कोफिशिएंट रूल लगा दो। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड C1/C2 N1/N2। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। इसका मोल हमें निकालना है और इसका मोल कितना 1/8 है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/8 मोल, मतलब इसका कितना आ गया 1/8 मोल। ठीक है, मतलब इसके 1/8 मोल से इसका 1/8 मोल बनेगा। तो इसका वेट निकाल लो। अब जब मोल दिया जाता है, मोल से वेट निकालते हैं। कैसे? मोल से वेट निकालने के लिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट से। मोल हमें दिया है, मोल कितना 1/8 है और वेट हमें निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालो कितना होगा Mn का 55 और O2 है 32। कितना हो जाएगा ये 8 5 13 3 5 3 55 एंड ये तो कितना 32 है ना, ये 32 है। कितना है 32 32 है। 5 2 7 और 5 3 8 87 1/। अब वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, वेट इक्वल टू हो जाएगा, वेट इक्वल टू मोल हमने निकाल लिया, इसका वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 87/8। 87/8। अब इसको डिवाइड करो, ये थोड़ा रफ कर देना। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको रफ करके यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, वेट ऑफ MnO2 87 डिवाइडेड बाई 8। 1 8 गया, कैंसिल हो गया। अब 0 बढ़ा के 7 बढ़ाया, दशमलव बढ़ा के 0। अब कितनी बार जाएगा 8 28 64 8 बार 64। 10 में से 4 गया 6, ये कैंसिल 0। और फिर 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56। मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 10.87 ग्राम। वेट कितना आ गया हमारे पास 10.87 ग्राम MnO2। ये क्या है, प्योर है। ये क्या है, अगर हम इतना ग्राम MnO2 लेते हैं
अगर हम इतना ग्राम MnO2 लेते हैं तो हमारे पास इतने लीटर 2.8 लीटर या 1/8 मोल क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, अगर हम MnO2 का इतना प्योर लेते हैं, अगर MnO2 अगर प्योर MnO2 लेते हैं हम 10.87 ग्राम, तो हमारा 2.8 लीटर या 1/8 मोल क्लोरीन गैस बनेगी। और हमारे पास दिया कितना है 21.75 ग्राम। तो देखो इसका लगभग कितना है, ये डबल है। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं। परसेंटेज प्योरिटी जो हमारा आया है 10.87 डिवाइडेड बाई 21.75 गुणे 100। ठीक है, ये देखो अप्रॉक्स कितना है हमारा, लग रहा है डबल लग रहा है। ये 21.75 है, ये 10.87 है, 10 दूनी 20, लगभग डबल लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये लगभग 50% आ जाएगा। ठीक है, ये कितना 50% प्योर है। ठीक है, 50% प्योर है। क्यों? क्योंकि इसके आधे से ही आधे, देखो लगभग आधा है ये 10.87। ठीक है, 10.87 लगभग आधा है, इसके आधे से ही 2.8 लीटर बन जाएगा अगर ये प्योर फॉर्म में होगा। और ये है किस फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में है। ठीक है, इसका हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 49.99 समथिंग। तो इसको हम क्या 50% लिख सकते हैं ना, 50%। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई 50%। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, देख लो इसको एक बार, आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z प्लस माइनस चार्ज, Z प्लस माइनस चार्ज। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। पहला ऑप्शन चेक करो, हमारे पास क्या है 14 ग्राम N3 एजाइड आयन है। ठीक है, N3 माइनस है, तो इसका वेट दिया जाता है। तो मोल निकालने का तरीका वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, कितना 14। ये हमारे पास मोल कितना आ गया 1 मोल। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए अगर मोल दिया जाता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालना है तो क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डोनेट कर रहा है। ठीक है, डिनोट कर रहा है n। तो ये हो जाएगा 1 मोल आया हमारा इंटू n ने, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन में पहले तो 7 होते हैं, फिर 3 इसमें और जुड़े हैं, कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू n, हमारा ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 14 ग्राम N3 माइनस आयन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 14 ग्राम N3 N माइनस 3 आयन, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करो, सेकेंड में क्या 4 ग्राम कैल्शियम है हमारे पास। तो मोल निकालेंगे, पहले मोल हो जाएगा 4/40, कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। अब इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल आ गया। अब नंबर ऑफ आयन निकालो, इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम +2 है, तो इसमें तो 20 और 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं, तो कितने हो जाएंगे 18। ये इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ गए 18। ये हम क्या निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ca+2। क्या करो, इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 0.1 इंटू n। बस यही जो प्रोसेस हमने पहले में किया वही सब में करते जाओ। 1.8 n, ये क्या आ गया नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन 4 ग्राम Ca+2 आयन। ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। और देखते हैं अब थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को चेक करो बार। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, 16 ग्राम O3 है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोल। 16 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 16×3=48। ये हो जाएगा 16×3=48, 1/3 मोल आ गया। Na से मल्टीप्लाई किए मॉलिक्यूल आ गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 में 8 तो 3 में 24। 1 में 8 तो 3 में 24, 1/3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 में 8 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 24 इलेक्ट्रॉन इंटू 24 इंटू Na कितना हो जाएगा 3/24, कितना हो जाएगा 8 Na। 8 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कितना 16 ग्राम O3। ये हो गया थर्ड ऑप्शन। अभी तक हमारा कितना 10 Na सबसे मैक्सिमम लग रहा है। अभी तक हमारा आंसर कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में। इसमें भी मोल निकालो। वेट दिया है 2.3 ग्राम और सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 हो गया। ये हो गया हमारे पास। मोल कितने आ गए 0.1 मोल। Na से मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल आ गया। अब Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। क्यों 11 होते हैं, 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 10। ये कितना हो जाएगा Na। ये आ गया Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन तो 2.3 ग्राम Na प्लस। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, मैक्सिमम किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में 10 Na है, फिर 1.8 Na है, 8 Na है और Na है। तो सबसे ज्यादा हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14 ग्राम N3 माइनस आएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 52 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो एक बार इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ Be+2। रेडियस का फार्मूला होता है 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 0.529 n²। किस ऑर्बिट में, रेडियस सेकेंड बोर ऑर्बिट में। सेकेंड बोर ऑर्बिट में n इक्वल टू क्या हो गया 2 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेरिलियम के लिए, z इक्वल टू हो जाएगा लिथियम 3 4 हो गया z की वैल्यू। n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कैंसिल एंगस्ट्रॉम कितना आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो कि 10 में -10। इस हमारा आंसर किसमें है, पिकोमीटर में है। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 52.9 और ये 10 पे -12, 10 पे -12, ये 10 पे -12 इक्वल टू 1 पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर इक्वल टू 1 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो उसको एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाइड्रोजन एटम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने देखा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके सबसेल पे डिपेंड नहीं करती है, उसके किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो देखो 4 है, हमें किसमें मतलब है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, सबसेल से मतलब नहीं है। 4 है, 4 है, 4 है। ठीक है, तो 4 4 4 इसकी एनर्जी सेम होगी। जैसे 4f हो गया और 4d हो गया और 4p हो गया, इसकी एनर्जी सेम होगी। उसके बाद 3p 3d 3p 3s है, तो 3 है तो इसकी भी एनर्जी सेम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। हाँ, और ये 3d इक्वल टू 3p इक्वल टू 3s, इनकी एनर्जी सेम होगी। मतलब कहने का क्या है कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, वो किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, न कि उसके सबसेल पे। चाहे वो पी सबसेल हो, एफ सबसेल हो, डी सबसेल हो, या सबसेल हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। किससे प्रभाव पड़ेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या नंबर ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर बराबर है तो बराबर होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 4f 4d 4v की बराबर होगी, उससे ज़्यादा, उससे बराबर होगी और ज़्यादा होगी इससे 3 वाले से, 3d 3p और 3s। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। इसका जो की कॉन्सेप्ट है ये है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ के। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो के प्लस बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला के प्लस बना। ठीक है, तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच दिया है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, जो वो दिया है एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ के प्लस। अब के प्लस को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एच या डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी? हम क्या कह रहे हैं? देखो सीधे इस रिएक्शन को उल्टा कर दे रहे हैं, रिएक्शन को उल्टा कर दे रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, -x हो जाएगा। तो -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। हमने क्या किया? इस रिएक्शन को उल्टा ही तो किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस रिप्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। साइज क्या होगी? बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब एटम या आयन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसमें साइज क्या होता है? साइज उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड या एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज कम होगी। ठीक है, अब देखो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, तो जिस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज ज्यादा, तो O2 ये साइन ऐसे होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ी, तो सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी? O-2 की, फिर O- की, फिर O, मतलब ये उल्टा लगा हुआ है साइन। इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी, इसकी साइज सबसे छोटी होगी, सही है। इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही। अब इसमें देखो S-2 कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन,
ये भी 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इसका होता है 19, इसका होता है 17। अब एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी साइज कम होगी, तो पोटेशियम की साइज सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, उस सबसे ज़्यादा किसकी होगी, S-2 की होगी। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसका एटॉमिक नंबर कम तो साइज ज़्यादा, बीच में क्या आ जाएगा Cl-। ये ऑर्डर इसका सही होता। हमारे पास ऑर्डर क्या दिया, S-2 K+, अगर इधर होता और ये इधर होता तो सही हो जाता, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देख लो, Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसका हो गया एटॉमिक नंबर 12, इसका 11, इसका 7। अब जिसके लिए एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी साइज कम, मतलब Mg+2 की साइज सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, N-3। क्यों, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो साइज बड़ी, बीच में क्या आ जाएगा Na+। और हमारे पास ऑर्डर कैसे लिखा है, Mg+2 सबसे ज़्यादा लिखा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। देख लो इसको, ये इसका की कॉन्सेप्ट है, और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच आर द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड आर आइसोस्ट्रक्चरल। H2 को देखो पहले, OH कैसा होता है, V शेप होता है, V शेप या बेंड शेप। SO3 का S_O कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका sp3 आ जाएगा और इसका sp2 आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3। I3 माइनस का देखो, I3 माइनस I 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ले लिया 8 हो गए I, और इसमें लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 2 3। एक नेगेटिव चार्ज लिया तो उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 3 लोन पेयर हो गए। कैसा हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर। उसका शेप कैसा आएगा, लीनियर। 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, लीनियर। HCF में देखो, HCF में 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हो गया लीनियर। तो हमें आइसो स्ट्रक्चर बताना था, लीनियर, ये हो गया आइसो स्ट्रक्चर, लीनियर। ठीक है, देख लो 57 का सेकेंड ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, उनके बीच में कोई लिंकेज नहीं होगा, लिंकेज नॉट प्रेजेंट, और जब लिंकेज नहीं होगा तो उसके बीच बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, अब देखो इसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ठीक है। तो Li+2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको भरो, 1 2 3 4 हो गया ना। ये होता है सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, भरो इसको 1 2 3 4 5 6। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका, बॉन्ड ऑर्डर
हाफ बाइंडिंग माइनस एंटी बाइंडिंग। ये बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग, बाइंडिंग कितने आ गए 4 और एंटी बाइंडिंग कितने आ गए 2। तो ये कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1, मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड बन सकता है, मतलब मॉलिक्यूल बन सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। अब सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, कार्बन 12 C2 हो गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 1 2 1। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये क्या होता है, बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग, बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग, और ये सारे होते हैं बाइंडिंग ऑर्बिटल, ये होते हैं एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 और 4 8 माइनस एंटी बाइंडिंग कितने हैं 4, कितने हो जाएगा 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देख लो इसको, फिर चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। रब कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब थर्ड ऑप्शन H2 देखते हैं। H2 में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। H2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, इनको भरो 1 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बाइंडिंग 0, तो ये कितना हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब हीलियम +2 का देखो, हीलियम He2 का इसमें कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के उसमें भरो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 1/2। बाइंडिंग माइनस एंटी बाइंडिंग, बाइंडिंग 2 है एंटी बाइंडिंग 2 है, तो कितना हो जाएगा 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, तो इसके एटम के बीच में लिंकेज नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा 4। ये सब तो एग्जिस्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 नॉट एग्जिस्ट। 58 का ऑप्शन नंबर 4, बॉन्ड ऑर्डर 0 तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारा ऐसे देखो, थोड़ा ये ओवरलैप कर रहा है। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड ये है, ठीक है। ये थोड़ा ये 2 यहाँ होना चाहिए, यहाँ 1 ही होना चाहिए। अब इसमें पाई बॉन्ड गिनो पहले, 1 2 और 2 4 4 पाई बॉन्ड और क्या हो गया पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 2 9 10 और 1 11 सिग्मा बॉन्ड। 4 पाई बॉन्ड 11 सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा 4 पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी क्या होती है VRMS, ये होता है √3RT/m 3RT/m। CH4 विल बी सेम, इनका है कि इनकी वेलोसिटी क्या है RMS वेलोसिटी सेम है एज दैट ऑफ O2 27 डिग्री सेल्सियस। तो VRMS हम पहले लिखते हैं CH4 के लिए, VRMS
CH4 के लिए क्या हो जाएगा, √3RTm। मॉलिक्यूलर वेट CH4 का कितना, 16। अब ये VRMS किसके लिए लिखो, O2 के लिए, √3R। और टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया, 300। ये हो जाएगा यह मॉलिक्यूलर वेट O2 का 32। अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, इसको बराबर कर दो, 3RT/16 और ये 3R/300/32। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3RT/16 और ये 3R/300/√2। रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 32। RT से 3R से 3R कैंसिल, ये 16 दूनी 32 और ये 2 1 2, 2 5 10, 0, 150 केल्विन। टेम्परेचर कितना आ गया हमारे पास, 150 केल्विन, 150 केल्विन। 60 का कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 150 केल्विन, 150 केल्विन। देख लो इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वंडरवाल कांस्टेंट ए फॉर गैसेस क्या है, ABCD और इतना इतना। वंडरवाल कांस्टेंट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ये वंडरवाल गैस कांस्टेंट जो ए है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनको लिक्विफाई करना क्या होगा, उनका लिक्विफिकेशन क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, तो ए का ऑर्डर देखो क्या लिखा है, ए देखो क्या है, ABCD। ये हमारे पास 3 गैसेज है। ए के लिए कितना है 1.25, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। और ये है 3.29, 4.28 और ये 0.244। अब देखो जिसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वो जल्दी लिक्विफाइड होगा। ठीक है, जिसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे और लिक्विफाई जल्दी होगा। तो देखो इसका ऑर्डर बताएं, लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा सी के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा तो इसका लिक्विफिकेशन आसान, सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। मतलब सबसे जल्दी लिक्विफाई कौन होगा, सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। तो इस बार में ऑर्डर नहीं बताना, बस ये बताना कौन जल्दी लिक्विफाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सी सबसे जल्दी लिक्विफाई होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको देख लो एक बार। बस इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए की वैल्यू ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वो जल्दी लिक्विफाई होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। फॉर द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दिया कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। तो हमें एक रिलेशन पता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी किसको रिप्रेजेंट करता है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। तो हमें इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई क्या होगा। तो गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने, 4 और 1 5, 5 मोल प्रोडक्ट के हो गए और 2 और 1 3 मोल क्या हो गए, रिएक्टेंट के हो गए। 5 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 2। डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा ई और ये 2R T, 2RT, ठीक है, 2RT। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। 4 मोनोबेसिक एसिड है ए बी सी डी हैव देयर रिस्पेक्टिव हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है, इतना इतना इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द हाईएस्ट pKa वैल्यू, ठीक है। pKa वैल्यू क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। देखो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या, सॉल्ट और वाटर बनता है। और यहाँ पे जो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो माइनस का 13.7 किलो कैलोरी और मोल निकलता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा तो उसको क्या, उसको तोड़ने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारा ई की वैल्यू क्या, और उसमें ई लगेगा, ई की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो इसमें क्या हो रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पहले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ऑर्डर लिख लो, ए बी सी डी। ए के लिए कितना है, -11.5, -7.5, -12.4, -8.9। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे थे तो एनर्जी इतनी निकल रही थी, ठीक है। अब इसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन दिया है। अब अगर एसिड वीक होगा तो उसको तोड़ने के लिए अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसमें ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ई की वैल्यू जिसमें निगेटिव में कम या पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो देखो -13 और -7.5 कौन सा ज़्यादा है, -7.5 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा उसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो हीट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा, सबसे कम एसिडिक। बी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा लो पहले, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा -7.5 है, फिर डी, फिर ए, फिर 11.5 किसका है, 11.5, फिर 12. सी। ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये हमने उल्टा कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि देखो इसके करीब कौन सा है, सबसे करीब कौन सा है, सी, फिर कौन सा है, ए, फिर कौन सा है, डी, फिर कौन सा है, बी। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। अब इसका उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा, pKa का। तो B का pKa सबसे ज्यादा, फिर D का, फिर A का, फिर C का। तो हमारा B सबसे ज्यादा हो जाएगा pKa, D B। देखो इसमें ऑर्डर नहीं बताना, बस बताना कौन किसका pKa सबसे ज्यादा होगा, तो B का सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, सेकंड।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, देखो उसमें क्या है, सॉलिड है और ये गैस है। डेल्टा एन जी क्या है, 1 है। मतलब इसमें प्रोडक्ट के गैसियस मोल क्या है, ज़्यादा है, और रिएक्टेंट के मोल गैसियस मोल कम है। तो पहला ऑप्शन देखो, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब प्रेशर को कम कर रहे हैं, और प्रेशर जब कम करते हैं तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर गैस के मोल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। गैस के मोल ज़्यादा किधर है, प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पहले ऑप्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सेकेंड में देखो क्या कह रहे हैं, डिक्रीज द वॉल्यूम। जब डिक्रीज वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के मोल कम होंगे। गैस के मोल इधर क्या है, ये तो सॉलिड है ना, तो गैस के मोल रिएक्टेंट साइड में कम है, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। एडिशन ऑफ CaO, यस, क्या ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। इसके एडिशन से इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड। ये तो पूछ रहा है किसके नॉट अफेक्ट कर रहा है। और चौथा ऑप्शन देखो, ये तो अफेक्ट कर रहा है, ये भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के लिए सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। क्यों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, डेल्टा एनजी अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट करें तो 1, गैसियस मोल कितने हैं, 1 है, माइनस 0, 1 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और जब डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। डिसोसिएशन इंक्रीज होता है जब डेल्टा एन इनर्ट गैस को मिलाते हैं, हाँ, इनर्ट गैस को मिलाते हैं और डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आती है, तो एक्स डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, इनर्ट गैस मिला रहे हैं। तो क्या होगा, एक्स डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, इससे भी, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। एडिशन ऑफ सीरीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें किसके लिए निकालना है, H, देखो यहाँ दिख नहीं होगा, HPO4 -2 के लिए। इसके लिए हमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, HPO4 -2। कॉन्जुगेट एसिड, जब एसिड की बात करें तो H प्लस को अंदर, एसिड मतलब अंदर, एसिड अंदर, क्या अंदर, H प्लस अंदर, प्लस H प्लस अंदर कर दो, H प्लस को जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड मतलब अंदर कर दो, एसिड है ना, अंदर आ रहा है, राइमिंग कर रहा है अंदर के साथ। तो जब अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस को अंदर कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, H2PO4 माइनस, ये प्लस आ रहा है तो एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, H, ये हमारा क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। अब हमें क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस अगर बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो माइनस कर दो किसको, H प्लस को। बेस मतलब बाहर, क्या, H प्लस को बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, PO4 -3। H प्लस को बाहर किया तो -3 आ गया। देखो हमें क्या, कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, H2PO4 -
H2PO4 माइनस, ठीक है, यहाँ भी H2PO4 माइनस है, ठीक है, H3PO4 ये तो नहीं होगा, HPO3 ये भी नहीं होगा कॉन्जुगेट, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब कॉन्जुगेट बेस हम बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बाहर करेंगे, PO4 माइनस 3, PO4 ये है -3, ठीक है, -3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? सेकेंड। देख लो, कुछ नहीं करना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो अंदर करना है किसको? H+ को। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो किसको बाहर करना है? H+ को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन को D18 रिएक्शन बोल देते हैं। D18 का कोई मतलब नहीं है, बस डिसप्रपोर्शनेशन के जो स्पेलिंग है उसमें 18 वर्ड आते हैं, 18 लेटर आते हैं, इसलिए उसको D18 बोल देते हैं। तो डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखो जीरो से किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब यहाँ से देखो, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा +5, हो रहा ऑक्सीडेशन। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, तो ये क्या हो गया? D18। अब P4 जीरो है, यहाँ क्या हो जाएगा? -3, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ से यहाँ गया, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर निकालोगे कितना आएगा? +2, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा? D18। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करो, ये तो चेक हो गया ना। ये जीरो से किस में जा रहा है? ये H2 माइनस है, ठीक है, H2 ये ऐसे है, H2 -2 है, जीरो से -2 रिडक्शन। और ये देखो यहाँ पे H2 कितना आएगा? ये 2x -6 -1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.5 पॉजिटिव 2.5। ये जीरो से किस में जा रहा है? 2.5 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी हो गया D18, क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में क्या है? रब कर देना। फिर फोर्थ में क्या है? ये जीरो है, जीरो से किस में जा रहा है? माइनस में, रिडक्शन हो गया। और फ्लोरीन हमेशा ही माइनस होता है, -1 देता है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? ये -1। यहाँ पे O -2 होगा, F -1 होगा, तो यहाँ भी जीरो से -1, ठीक है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है, तो ये D18 नहीं है। D18 होने के लिए एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल ब्रोमीन एटम इन B3O8। पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। Br3 है, Br3O8 है, O8, ठीक है। तो हमें पहले इसमें पता करना होगा कि इसमें Br लिंकेज होगा, कहीं कोई पैराक्साइड लिंकेज तो नहीं होगा, या इसमें Br लिंकेज होगा। इसको कैसे पता करेंगे? इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। ये हो जाएगा 3x -16, ठीक है। x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? देखो 16 इधर गया तो बराबर 16, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, x आ जाएगा लगभग 5.33। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है तो इसमें कौन सी लिंकेज होती है? Br लिंकेज होती है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है तो उसमें Br लिंकेज होगी। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा? पैराक्साइड लिंकेज आ जाएगा, पैराक्साइड लिंकेज।
तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है तो बी आर लिंकेज होगा। अब कुछ नहीं सोचना है, सब जितने भी बी आर है सबको बी आर लिंकेज से जोड़ दो। हो गया बी आर और बी आर। अब जितने ऑक्सीजन बचे डबल बॉन्ड से सबको जोड़ दो। ओ ओ ओ ओ, ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये -2 ये +2, ये -2 और ये +2, ये -2 और ये +2। इस पे कितना आ गया, +6 आ गया। अब यहाँ देखो ये +2 और ये +2, इसके बीच में तो नहीं होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, तो इस पर पॉजिटिव नहीं, ना तो पॉजिटिव आएगा ना तो नेगेटिव आएगा। तो हमें किस पे पूछा, सेंट्रल मेटल एटम पे। देखो इधर भी बी आर है, इधर भी बी आर है, तो इसकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इसकी वजह से यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा। तो इस पे भी आ जाएगा +2 +2 +2, कितना, ये -2 -2 -2। तो इस पे 6, इस पे 6 और सेंट्रल मेटल पे 4। तो हमसे पूछा किस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे पूछा है, तो कितना हो जाएगा 4, और साइड में पूछता तो कितना हो जाता 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3। देख लो इसको, जो इसका स्ट्रक्चर बना लेगा सही वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन बनाने का जो लेबोरेटरी मेथड होता है उसको हम क्या करते हैं, इम्प्योर जिंक लेबोरेटरी मेथड। देखो लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन ऑफ H2। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर जिंक की रिएक्शन, इम्प्योर लेते हैं जिंक, इम्प्योर जिंक की रिएक्शन कराते हैं या तो कंसंट्रेटेड HCl से, नहीं डाइल्यूट HCl से, HCl लेंगे डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इसी ZN की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट किससे करा दें, एसिड H2SO4 से, तो भी यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास, ये बन जाएगा ZnSO4 और H2 गैस निकलेगी, डाई हाइड्रोजन बन गया हमारे पास। ये होती है लेबोरेटरी मेथड, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये कॉमर्शियल मेथड होता है। रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2। जिंक, इम्प्योर जिंक लिया ना, ग्रेनुलेटेड जिंक मतलब इम्प्योर जिंक। अगर हम इम्प्योर की जगह पे प्योर जिंक ले लेंगे, अगर प्योर जिंक ले लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो गया, 2। लेबोरेटरी मेथड कौन सा है, डाई हाइड्रोजन बनाने का, 2। ग्रेनुलेटेड जिंक या इम्प्योर जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। 68 का कौन सा हो गया, 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कैरेक्टरिस्टिक कलर एग्जिबिटेड बाई Rb एटम टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ Rb कैसा देता है कलर, इसका कलर लिख लेते हैं, जैसे लिथियम देता है क्रिम्सन रेड, कि लिथियम कैसा देता है, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। लिथियम के बाद हो गया सोडियम देता है गोल्डन येलो, पोटेशियम देता है वायलेट,
पोटेशियम देता है वायलेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कौन से रुबिडियम का ही पूछा है, रुबिडियम देता है रेड वायलेट, रेड वायलेट। और सीजियम देता है ब्लू, सीजियम कैसा देता है, ब्लू, ब्लू कलर, रेड वायलेट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, 69 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। थर्ड ग्रुप एलिमेंट विच हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का होता है, बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टल लैटिस बनाता है बोरॉन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, गैलियम का सबसे कम होता है। 70 का कौन सा हो गया, थर्ड। देखते हैं 71। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली जो मोस्ट स्टेबल होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है, डायमंड। और प्योरेस्ट कौन सा होता है, फ्लूरीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी करके चलते हैं। 72 नंबर देखते हैं। फॉर्मिक एसिड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेट 373 केल्विन, तो कंसंट्रेट H2SO4 373 केल्विन पे क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेशन कराता है। यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो H2O कहीं है नहीं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 72 का कौन सा हो गया, 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जिल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जिल्डाल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जिल्डाल मेथड में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, इन जिल्डाल मेथड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। हम किसका एस्टिमेशन करते हैं, नाइट्रोजन का। लेकिन ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे जो नाइट्रो के फॉर्म में हो, NO2 के फॉर्म में हो, नाइट्रो के फॉर्म में हो, या एजो के फॉर्म में हो, एजो के फॉर्म में, या डबल बॉन्ड एजो के फॉर्म में, या रिंग में हो, किसमें हो, रिंग में हो। ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रो के फॉर्म में हो, एजो के फॉर्म में हो, और ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। जिल्डाल मेथड में हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं किसका, नाइट्रोजन का, किससे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। लेकिन ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे नाइट्रो ग्रुप हो, एजो ग्रुप हो, और अगर नाइट्रोजन हमारा रिंग में आ जाए, तो यहाँ पे जिल्डाल मेथड का अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जिल्डाल मेथड अप्लीकेबल नहीं होता, मतलब इनसे हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी 11th में पेज नंबर 366 में लिखा हुआ है कि नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड और नाइट्रोजन अगर रिंग में है तो यहाँ पे जिल्डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, रिंग में है, ये नाइट्रो फॉर्म में है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन रिंग में है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रो फॉर्म में है, यहाँ क्या है, एजो फॉर्म में है। ये क्या है, एजो फॉर्म है, एजो फॉर्म में है, ये नाइट्रो फॉर्म है, नाइट्रो फॉर्म में, और ये क्या है, रिंग में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिल्डाल मेथड एप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे हम
नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। जिंदाल मेथड में हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं किससे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। लेकिन अगर वही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर NO2 के फॉर्म में है, एजो के फॉर्म में है या रिंग में है, तो वहाँ पे जिंदाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए एनसीईआरटी 11th में, एनसीईआरटी 11 के पेज नंबर 366 में ये लिखा हुआ है। 73 का कौन सा हो गया? चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कंपाउंड विच मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? बेंजीन। बेंजीन देता है एंड इट्स डेरिवेटिव। एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन और इसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना, इस पे इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ऐसे ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे प्लस M हो, प्लस H हो, प्लस I हो, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। किस पे? रिंग पे। रिंग पे, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कहां पे? बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे, और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। यही तो हुआ। अगर प्लस M ग्रुप है, प्लस H ग्रुप है, प्लस I ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अब जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पे, वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। अब ये देखो Cl, ये क्या करेगा? माइनस आई देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा बेंजीन रिंग से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। अब CH3 ये प्लस H देगा, ठीक है, प्लस H देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, और रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ओ CH3 ये देखो, ये क्या देता है? प्लस M देता है। प्लस M का इफेक्ट ज्यादा होता है। प्लस M होता है पहले, फिर प्लस H होता है, फिर प्लस I होता है। तो सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा? प्लस M वाला। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाएगा। ये NO2 है, ये क्या देगा? माइनस M देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, रिएक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है, तो प्लस M वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? प्लस M वाला। ठीक है, जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाता है, ये रिएक्टिविटी को कम करेगा, ये भी कम करेगा। तो अगर हमें इसके रिएक्टिविटी का आर्डर लिखना होगा तो ये 3 वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 वाला, फिर कौन सा हो जाएगा? ये माइनस है, ये थोड़ा कम घटाएगा, ये ज़्यादा घटाएगा, पहला फिर चौथा। ये रिएक्टिविटी आर्डर हो गया किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। 74 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर मेटामर? मेटामर क्या होता है?
different alkyl group, different alkyl group, different alkyl group attached to polyvalent functional group, polyvalent functional group, डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। ये देखो क्या है, ये है कीटोन, ये कीटोन है, और ये क्या है, एल्कोहल है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ये 2 डिग्री अमीन है और ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है, ये भी फंक्शनल आइसोमर हो गया। ये पोजीशन आइसोमर क्यों, 1 डिग्री एल्कोहल फंक्शनल आइसोमर। पहले देखो, पहले पोजीशन पे यहाँ पे, दूसरे पोजीशन पे एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। अब थर्ड वाला ये बचा, यही होगा मेटामर, ऑप्शन नंबर 4। देखो इसमें ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इससे एक तरफ क्या लगा हुआ, प्रोपाइल, इधर लगा है एथाइल, इधर लगा है मेथाइल, इधर लगा है एथाइल, ठीक है। तो अलग अलग एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इधर से कंपेयर करेंगे तो इधर लगा है मेथाइल, इधर लगा है एथाइल, इधर लगा है एथाइल, इधर लगा है प्रोपाइल। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, चौथा। 75 का ऑप्शन नंबर चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं विथ बेयर रिएजेंट, विथ बेयर रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, H2O प्लस ऑक्सीजन विथ बेयर रिएजेंट क्या होता है, 1% एल्कलाइन KMnO4, 1% एल्कलाइन KMnO4, ये होता है बेयर रिएजेंट। ये देता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं इसको, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बेयर रिएजेंट क्या देता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये इससे क्या बना देता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH और CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, देखो एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथे 1,2 डाइऑल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 2 कार्बन है तो एथेन, एथेन और 1,2 डाइऑल, इसको एथिलीन डाइऑल भी, एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, और एथेन 1,2 डाइऑल, ये उसका IPSC नेम है। ये क्या है, IPSC नेम है, ये कॉमन नेम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हमें क्या बताना, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। एंटी एरोमेटिक होने के लिए या एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। अगर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं हम, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। सबसे पहला साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखो, सब में साइक्लिक रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल निगेटिव डबल निगेटिव डबल सिंगल, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक रेजोनेंस सब में है। अब दूसरी कंडीशन क्या, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर n की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3 ऐसे आती है तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। और यहाँ पे अगर n की वैल्यू हमारी 0.5, 1.5, 2.5 मतलब फ्रैक्शन में आ रही है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट से।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइक्लिक वैलेंस है, सही है। अब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, पहला क्या आ गया एरोमेटिक। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 4n + 2 = 6, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं, 4n + 2 = कितना 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मतलब 0.5। हमने क्या बोला n की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आ रही है तो क्या होगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा थर्ड, एंटी एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा थर्ड, 77 का ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में जो कैडमियम का कंसंट्रेशन होता है वो 0.005 ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। पैकिंग एफसीसी, बीसीसी और एससीसी। पैकिंग इफिशियंसी जो होती है ये होती है 74% और इसमें 68% और इसमें 52.4% पैकिंग इफिशियंसी। तो कितना हो जाएगा एफसीसी का 74%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मास ऑफ प्रोटीन या पॉलीमर किसी का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो किससे निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। जैसे प्रोटीन हो गया, कोई भी पॉलीमर हो गया। 80 का चौथा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखते हैं 81 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है। हाँ, सिल्वर जो होता है चांदी, वो सबसे ज्यादा कंडक्टिव एलिमेंट होता है, कंडक्टिव मेटल होता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कापर हो गया, आयरन हो गया, इन सबसे गोल्ड से भी ज्यादा कंडक्टिव, गोल्ड हो गया, इनसे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है एजी की होती है, सिल्वर की। थर्ड 81 का कौन सा हो गया थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंज ऑन द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, बस उसके टाइम और उसको टाइम को घटा या बढ़ा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। और अगर निगेटिव कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या निगेटिव है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, घटा देगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे। 82 का कौन सा हो गया सेकेंड, देख लो। का कौन सा हो गया सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, फॉर कोगुलेशन ऑफ मेथाइलिन ब्लू सॉल्ट। मेथाइलिन ब्लू सॉल्ट एक तरह से क्या होता है, पॉजिटिव सॉल्ट होता है। मेथाइलिन ब्लू सॉल्ट क्या होता है, ये पॉजिटिव सॉल्ट होता है, ये एक पॉजिटिव सॉल्ट है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव सॉल्ट है तो इसको कोगुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए।
ठीक है, निगेटिव आयन चाहिए तभी तो कोगुलेट होगा ये। अगर पॉजिटिव सॉल्व है तो इसको कोगुलेशन के लिए निगेटिव चार्ज चाहिए, तो निगेटिव चार्ज दो में है, इसमें और इसमें है, तो यही दो इसको क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। अब जिस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, कोगुलेशन पावर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, और फल्कुलेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे देखो सॉल्व क्या हमारे पास पॉजिटिव, अब इसको कोगुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, निगेटिव, और जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उसका फल्कुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा होता है। तो निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा इस पर कितना 3 निगेटिव है, इस पर 1 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 83 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ पे जिंक की बात कर रहा है, जिंक कैन बी रिफाइंड बाय दिस मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सेल लिया हमने, इसमें इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक एनोड होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, जिंक की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो जो इम्प्योर जिंक होगा, जैसे एक तो होगा इम्प्योर फॉर्म में जिंक होगा, रिफाइनिंग इसीलिए तो करेंगे क्योंकि वह इम्प्योर फॉर्म में है, तो हम जो इम्प्योर जिंक होगा उसका क्या बनाएंगे, इम्प्योर जिंक का एनोड बनाएंगे, इम्प्योर जिंक का, इम्प्योर जो होगा उसका क्या बनाएंगे, एनोड, और जो प्योर होगा उसका बनाएंगे कैथोड। प्योर जिंक का क्या बनाएंगे, कैथोड। क्या है ये, प्योर जिंक, प्योर जिंक का क्या बनाएंगे, कैथोड। अब क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी एनोड पे क्या होगा, और इसमें जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी भरेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किस क्या होगा, वो उसी मेटल का सॉल्ट होगा, उसी मेटल का, जैसे जिंक का ये इलेक्ट्रोड है और जिंक का ये इलेक्ट्रोड है, तो जिंक का ही साल्ट होगा, साल्ट ऑफ जिंक, ये इलेक्ट्रोलाइट, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें जिंक का ही साल्ट होगा, मतलब इसमें भी Zn+2 के आयन होंगे। ठीक है, अब इम्प्योर, जो इम्प्योर एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये इम्प्योर है, इम्प्योर है, यहाँ से Zn+2 यहाँ पे आएगा, और Zn+2 कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, कैथोड तो पहले से ही प्योर है, अब यहाँ से जिंक ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे आया, अब ये कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और Zn इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, Zn में, किस पे, ये एनोडिक रिएक्शन हो गई और ये कैथोडिक रिएक्शन हो गई, कैथोडिक रिएक्शन हो गई। अब देखो, अब जब यहाँ से प्योर जिंक, ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इसमें कुछ होगी, तो प्योर जिंक यहाँ से जिंक क्या, सिर्फ जिंक ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आता जाएगा और यहाँ से फिर रिड्यूस होकर कैथोड पे चला जाएगा। ठीक है, अब इम्प्योरिटी यहाँ पे बढ़ेगी, जब प्योर जिंक चला जा रहा है तो इम्प्योरिटी यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड, इम्प्योर मेटल का हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और प्योर मेटल यूज एट कैथोड, प्योर मेटल का हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, सही है। जिंक कैन बी रिफाइंड बाय दिस मेथड, कर सकते हैं, जिंक का भी रिफाइनिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, जिंक का तो कर रहे हैं। इम्प्योरिटी डिपॉजिट एट कैथोड, इम्प्योरिटी हमारी कहाँ बच रही है, एनोड पर इम्प्योरिटी बच रही है, इम्प्योरिटी हमारी कहाँ बच रही है, देखो यहाँ से तो जो प्योर जिंक था तो सोल्यूशन में चला गया, सोल्यूशन से कैथोड पे चला गया, प्योर जिंक डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पे, कैथोड पे, और इम्प्योरिटी कहाँ पे बच रही है, एनोड पे। और इसमें क्या लिखा है, इम्प्योरिटी डिपॉजिट एट कैथोड, कैथोड पे तो प्योर जिंक डिपॉजिट होगा, इम्प्योरिटी कहाँ बचेगी, एनोड पे बचेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, गलत है। ठीक, क्यों, क्योंकि कैथोड पे क्या होगा, प्योर जिंक डिपॉजिट होगा, प्योर मेटल डिपॉजिट होगा, और एनोड पे इम्प्योरिटी बच जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे अगर एनोड होता तो ये सही होता। तो हमारा ये सब सही है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए, चौथा गलत है। तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर कैरेक्टरिस्टिक अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमारे पास क्या है, हाइड्राइड है, इसके ये हो गया H2O ऑक्सीजन 16 ग्रुप पे, H2O हो गया, ऑक्सीजन H2S हो गया, सेलेनियम हो गया, और क्या हो गया, तो हम देखते हैं इसमें नीचे की तरफ आते हैं। H2O क्या होता है, H2O नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। और उसके बाद हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा हो जाएगा, H2Te, ऑप्शन नंबर 4। H2O सिर्फ क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, और नीचे की तरफ आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हमें क्या निकालना, आयन विच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा किसमें है, मैक्सिमम। तो निकालते हैं, यस स्कैंडियम Sc+3 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 21, 3d1 4s2, 3 निकाल दिया तो कितने बचे, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 3d0 और 4s0। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, निकिल कितना होता है, 28 Ni+2 है, 3d8 4s2, 2 निकाल दिया कितना बचा, 3d8 और 4s0, कितना हो जाएगा ये, इलेक्ट्रॉन फिल करो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, √n+2। तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 4 8, कितना हो जाएगा, 2 और 2 + 2, कितना आ गया ये, 8, √8 आ गया, √8 कितना आ जाएगा ये, 2 और 2 + 2, कितना हो जाएगा ये, √8। ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो फिर ऑप्शन नंबर थर्ड करते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम कितना हो गया, 22 +3 है, +3 है ना, 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, कितना बचा, 3d1, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 √1 1 + 2, कितना, √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बचा हमारे पास, इसको रब कर रहे हैं। इसके लिए हमारा कितना आया है, इसके लिए √8 आया है, ठीक है, इसके लिए 0 आया है, इसके लिए √2 आया है, इसके लिए निकालो। जिंक का कितना होता है, 30, जिंक का कितना होता है, 30, और Zn+2 है, ये हो जाएगा 3d10 4s2। अब 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 3d10 4s0। अब 3d10 देखो, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और 5 होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0। म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में, √8। 86 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब देखते हैं 87 नंबर, 86 हो गया, 87। द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन का लिंकेज आइसोमेरिज्म, सबसे पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइज कैसे होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, presence of ambidentate ligand। ambidentate ligand जैसे NO2, Cn और SCn। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है? जिसके पास दो डोनर साइट हो। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? जिसके पास दो डोनर साइट होते हैं। इसमें दो डोनर साइट, एक ऑक्सीजन हो जाएगा, एक तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे क्या हो जाता है? नाइट्रोजन हो जाता है, लोन पेयर। तो इसमें भी C और N दोनों डोनर साइट होते हैं। तो देखो किसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड है? NO2, बस एक ही पहला ऑप्शन में है एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो कुछ देखना ही नहीं है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमर होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एल्किल हैलाइड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है Ri सबसे ज्यादा, फिर R Br, फिर R Cl, फिर RF। ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। कब? जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं तो Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर 4। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एल्कोहल विच इज रिएक्ट फास्टेड विद ग्लूकोज रिएजेंट। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स ग्लूकोज रिएजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है? देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये है पहला 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा हो जाएगा रिएक्टिव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हमारे पास टॉलुइन है, टॉलुइन की रिएक्शन करा रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे हैं H3O+ में। तो ये क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है? ये इसका ऑक्सीडेशन करता है, एल्केन का ऑक्सीडेशन करता है। इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है? एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है? एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन। अभी हमारे पास बन गया एल्डिहाइड, ये क्या है? A। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? कंसंट्रेट बेस से, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग बेस से। तो देखो इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो ये क्या है? कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन देगा ये। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? एक तो बनता है एल्कोहल, यहाँ जो बनेगा A, मतलब ये क्या है? A था, ये B और ये C। BC हमसे पूछ रहा है, तो एक तो बनता है क्या? कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं, एक बनता है एल्कोहल,
और दूसरा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। तो एल्कोहल बनाएंगे, बी बनाते हैं। देखो बी हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, CH2OH, और क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COON। तो हमसे पूछ कर ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। हमसे बी और सी ही पूछ रहा है, बी एंड सी क्या होगा, बी एंड सी एल्कोहल हो गया और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3। पहला कौन सा रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, दूसरा केनिजारो रिएक्शन। देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ये यहां पे है, ठीक है, कराते हैं। CH3 CH2 Cl की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, KCN से, KCN से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब कुछ नहीं करना, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ दो। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास क्या बन गया, A। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रेशन, H3O प्लस है, ये H3O प्लस है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2O एंड H प्लस। ये क्या है, एसिडिक हाइड्रेशन, यहाँ H प्लस और OH माइनस का एडिशन होता है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन। तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा, और तीनों बॉन्ड को तोड़ के ऐसे इसको तोड़ेंगे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तीनों बॉन्ड को तोड़ के इसको पॉजिटिव वाले को निगेटिव और निगेटिव वाले को पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ये H है, ये किसके जाएगा, N के पास जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2, तीनों बॉन्ड को तोड़ेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव दे देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH OH और OH, 3 प्लस है, 3 बांध तोड़ा, एक बांध तोड़ा, तो एक H इसको, एक OH इसको, दूसरा तोड़ा, एक OH इसको, एक H इसको, तीसरा तोड़ा, एक OH इसको, एक H इसको। अब यहाँ देखो एक ही कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा हमारा, H2O निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड, क्या बन जाएगा, ये एसिड, CH3 CH2 COOH, क्या बन गया, ये एसिड, C डबल बॉन्ड OOH, क्या बन गया, एसिड। अब ये हमारा एसिड कौन सा हो गया, B, ये क्या बन गया, B, ये था A, ये था B। अब B की रिएक्शन हम करा रहे हैं NH3 के साथ हीट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं NH2 और ये H, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं NH3 को, और इसको हीट कर रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ माइनस और ये प्लस, अब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो सीधे, ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये NH2 हो जाएगा। क्यों, H को हमने दे दिया OH को, और NH2 दे दिया C प्लस को, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, C, ये बन गया C। अब C की रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 और NaOH से। ये C हमारा क्या है, देखो C की रिएक्शन, देखो ये यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम इसकी रिएक्शन यहाँ ऊपर करा देते हैं, ठीक है। CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये क्या हमारा C। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है, ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन,
ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, हाफ मैड ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वन कार्बनलेस एमीन बनता है। वन कार्बन लेस एमीन बनता है, वन कार्बनलेस एमीन बनता है। ठीक है, तो ये वन कार्बन, ये CO2 को निकाल देगा यहाँ से, CO को। तो वन कार्बनलेस एमीन CH3 CH2 और NH2। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। एसिड एमाइड की रिएक्शन Br2 और NOS के साथ कराते हैं तो वन कार्बनलेस एमीन बनता है, वन कार्बनलेस एमीन बनता है। तो D ये हमारे पास क्या बन गया, D, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। हमसे पूछा क्या, मेजर प्रोडक्ट D CH3 CH2 और NH2 एथिलिक एमीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 91 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, देख लो इसको एक बार। यहां से सीक्वेंस है, ऐसे रिएक्शन ऐसे चल रही है, देख लो यहां से, फिर यहां से क्या है, ऊपर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। नाइट्रोबेंजीन आर रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बन जाता है एजो कंपाउंड, बन जाता है हमारा एजो कंपाउंड। डबल बॉन्ड यन। देखो जब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का जब रिडक्शन करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का जब रिडक्शन करते हैं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो एजो कंपाउंड बनता है। इसी तरह अगर हम एलिफैटिक एमीन जैसे RNO2 का रिएक्शन एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, अगर हम एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एमीन बनता है, RNH2 एमीन बनता है। एरोमेटिक लेंगे तो एजो कंपाउंड बनेगा। ये क्या होता है, एजो कंपाउंड क्या होता है, एजो बेंजीन हो जाता है, एजो बेंजीन। एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड का एरोमेटिक का कराएंगे तो एजो कंपाउंड बनेगा, एलिफैटिक का कराएंगे तो एमीन बनेगा। तो एजो बेंजीन, ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड, एजो बेंजीन। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 93। प्यूरिन बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, प्यूरिन और पायरीमिडीन। इसका क्या तरीका है, AG और ये CUT, AG कट याद रखो, ये हो जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो प्यूरिन में हमारा क्या क्या आ जाता है, एडेनिन और गुआनिन, और पायरीमिडीन में आ जाता है
साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो हमसे पूछा क्या है, प्यूरिन। साइटोसिन किस में है, साइटोसिन किस में है, पायरिमिडीन में। गुआनिन किस में है, गुआनिन किस में, एडेनिन में। तो ये हो गया एडेनिन। थायमिन किस में है, पायरिमिडीन में। और यूरेसिल किस में, पायरिमिडीन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। देख लो, ये आप बायो में भी पढ़ते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग अमॉन्ग द फॉलोइंग। फिनाइलजीन, ये होता है एंटी डिप्रेसेंट। फिनाइलजीन क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट। ये होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। साल्वर्सन, ये भी होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। और प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल क्या होता है, ये भी एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक। एंटी डिप्रेशन या ट्रैंकुलाइजर इसको बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर। ये होता है एंटीबायोटिक या ट्रैंकुलाइजर। एंटी डिप्रेसेंट है, कौन सा है, फिनाइलजीन। 95 का पहला। क्लोरोफेनिकॉल, प्रोंटोसिल और साल्वर्सन, ये होता है एंटीबायोटिक। 95 का फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला P4H4P2O7, H4P2O7। ये किसका है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, POP, OH, 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है POH बॉन्ड कितने होंगे, 1 POH बॉन्ड, 2 POH बॉन्ड, 2 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए, 4 POH बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 4, 96 का ऑप्शन नंबर 4। कितने, 4 POH बॉन्ड होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कंसीडर द फॉलोइंग। ये हमें रिएक्शन है, ठीक है। पहले हम NaOH से करा रहे हैं, फिर CO2 से, फिर H+ से। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन जब हम NaOH, CO2 और H+ से कराते हैं, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड, OH और COOH, ये बनता है सैलिसिलिक एसिड। NaOH CO2, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, CO2 से, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बनता है हमारा, सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, सैलिसिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैकेनिज्म उतना जरूरी नहीं, आप कर भी सकते हो, चलो ठीक है, बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, पहले OH, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH से, NaOH से। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। यहाँ फिर ऑक्साइड आयन बन जाएगा, O- और Na+। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CO2 से, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम बॉन्ड के रूप में बना लेते हैं। ये सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड इधर टूटता है और ये जो निगेटिव चार्ज होता है इधर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाता है हमारे पास डबल, ये निगेटिव और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O। अब क्या करता है, ये जो होता है इलेक्ट्रोफाइल CO2 का, यहाँ पे अटैक करता है और हमारे पास क्या बन जाता है, ये हो जाता है COO,
और ये डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है यहाँ पे एक H प्लस H भी जुड़ा है, ये क्या होता है H प्लस के रूप में निकल जाता है और यहाँ पे आ जाता है माइनस, और ये बॉन्ड इधर फिर टूट जाता है, ये आ जाता है प्लस। अब देखो क्या होता है, अब ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये हो जाएगा O माइनस, और यहाँ से H प्लस निकला है जो वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब H प्लस से रिएक्शन करा रहे हैं, H प्लस अब क्या रहे हैं, H प्लस से रिएक्शन करा रहे हैं। देखो दूसरे में क्या करें, H प्लस से, H प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, OH और ये COOH। ठीक है, पहले यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये आया, इसको जो ऊपर बना देते हैं। ठीक है, अब ये इसकी रिएक्शन इससे सेकंड में क्या है, H प्लस, अब H प्लस यहाँ से आके जुड़ जाएगा माइनस से, अब ये हमारे पास बन जाएगा COOH और ये OH। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, सैलिसिलिक एसिड। 97 का सेकंड देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या है, कीटोन है। देखो कीटोन की रिएक्शन हम जब हाइड्रोजन से कराते हैं, NH2 और NH2 हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है और ये बदल जाता है एल्केन में, CH2 में। इसको कहते हैं वुल्फ किस्नर रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं तो ये कीटोन किस में बदल जाता है, एल्केन में। कौन सी रिएक्शन होती है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देख लो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई नॉट की वैल्यू हमें क्या दी है, ई नॉट की वैल्यू दी है 1.9 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे पूछा डेल्टा G नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है -NF ये होता है हमारा डेल्टा G नॉट और ई नॉट में रिलेशन। अब यहाँ से हमें F तो पता है, F के टर्म में आंसर ही लाना है, और ई नॉट हमें पता है, N की वैल्यू हमें पता करनी है। तो A+2 क्या है, A+2 है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, A में। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो A में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, B2 है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2B+ में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, N इक्वल टू कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। डेल्टा G नॉट क्या हो गया हमारे पास, -2F गुणे 1.9, कितना हो जाएगा, -19 दूनी 38, 3.8 F हो जाएगा जूल पर मोल, -3.8 F जूल पर मोल। फेराडे, F होता है फेराडे। ऑप्शन नंबर 3 देख लो। यहाँ हमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था N की वैल्यू निकालना, बाकी सारी वैल्यू तो हमें पता है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये हमें क्या है, लेंथेनाइड के एलिमेंट है, लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड है, ये लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और लेंथेनाइड में कहाँ से शुरू होता है, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक, ल्यूटेटियम तक। देखो
ये हमारे क्या हो गए, लेंथेनाइड के एलिमेंट हो गए। ये क्या है, लेंथेनाइड के एलिमेंट। क्या है, लेंथेनाइड। इधर से इधर जाते हैं। लेंथेनाइड में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है। बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। देखो लेंथनम, लेंथनम सबसे पहले इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो इधर जो होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो La लेंथनम का, लेंथनम के हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। उसके बाद देखो कौन आ रहा है, उसके बाद यूरोपियम है, EU यूरोपियम है, इसके हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फिर अब क्या है, ER देखो कहाँ है, उसके बाद क्या आ रहा है, ER आ रहा है, इरेबियम आ रहा है, इरेबियम OH3, इरेबियम, लेंथेनम, यूरोपियम, इरेबियम और ल्यूटेटियम। उसके बाद क्या आएगा, ल्यूटेटियम, LuOH का। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जब पीरियड में, किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। और हमें क्या लगाना है, मोस्ट बेसिक का ऑर्डर लगाना है। तो मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा हमारा, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड। तो 100 का कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट। बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।